हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम रेलवे। आज हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज, जिसमें हम जो है स्टाफ सिलेक्शन जेई के लिए 2007 से लेकर 2019 तक के जितने भी जीए के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। चलिए फिर 2007 का फर्स्ट क्वेश्चन था, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ अ हीट अमंग लिक्विड इज। ठीक है, जो फिलहाल जो फॉलोइंग जो लिक्विड्स दिए गए जैसे कि वाटर, ईथर, मरकरी, अल्कोहल, इसमें से हीट का अच्छा कंडक्टर कौन सा है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हीट का अच्छा कंडक्टर इसमें से मरकरी है। देखिए ये ऑप्शन में से मरकरी दिया गया है। ऐसा अगर हालांकि अगर देखा जाए तो मरकरी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से थोड़ा सा उठकर आता है, इसलिए मरकरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एक बात, मरकरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन इज इन होल्डिंग अ वेट ऑफ 25 kg एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड इज। क्या बता रहा है, देखिए एक 25 kg का कोई वेट है, 25 kg का कोई वेट है और उसे 1 मीटर ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर उठाया हुआ है, तो कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम फोर्स तो निकाल लेंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा कहीं सरकना चाहिए या घूमना चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो राइट आंसर क्या है इसका, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिजिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेना है आपको बच्चों। ठीक है, चिल्ड्रन स्पेशली इन अ वेस्टर्न कंट्री हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम। ठीक है, तो जब वेस्टर्न कंट्री में जो है सनशाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो सनशाइन में क्या होता है एक्चुअली, सूरज के किरणों में, सुबह सुबह के सूरज की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी पाया जाए तो रिकेट्स ये रोग होता है। ठीक है, हड्डियों की बीमारी होती है, छोटे बच्चों में होता है ये रिकेट्स रोग। और इसे फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट धूप करके एक इनिशिएटिव लाया था, प्रोजेक्ट धूप, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट धूप। इसमें जो होता था असेंबली जो भरती है ना हमारी, वो जो हम नेशनल एंथम बोलते हैं, फिर जो प्लेज होती है हमारी, वो 12 के 1 के बीच में कर दी गई थी। ठीक है, तो क्यों, इस वजह से कि वो धूप जो है बच्चों को विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिले। तो इसका राइट आंसर क्या है, रिकेट्स। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़े फूलने लग जाते हैं, मसूड़ों में से खून निकलने लग जाता है दांतों के, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और देखते हैं डर्मेटिट्स, मतलब डर्मा जहां पर भी आ गया ना, डर्माटिट्स, डर्मा जहां पर भी आ गया, स्किन रिलेटेड डिजीज। ठीक है, स्किन रिलेटेड डिजीज है, इतना याद रख लीजिए, तो ये स्किन रिलेटेड डिजीज है। स्टर्लिटी, स्टर्लिटी मतलब नपुंसक जो मतलब बच्चा पैदा करने की जो क्या कहते हैं उसे, शक्ति नहीं बचती है, उसे स्टर्लिटी कहते हैं। तो स्टर्लिटी कब होता है, विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ डे वुड बी। ठीक है, अगर ये देखिए हमारी पृथ्वी इस तरह से है, हमारी पृथ्वी पूरी तरफ से जो है एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, अलग अलग प्रकार के गैसेस अवेलेबल है पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अगर अगर ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो डे और नाइट में कुछ फर्क पड़ता है, ये पूछ रहे। तो देखिए डे और नाइट क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेशन करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अपने इसमें रोटेट करती रहती है और रिवॉल्यूशन करते रहती है सूरज को, है ना, सूरज का प्रदक्षिणा करती रहती है। तो उसमें एटमॉस्फेयर होना नहीं होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे क्या दिन रात नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए जो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चंस मैंने एक बहुत ही अच्छे बुक से लिए हैं। मेरे पास वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मैंने वो बुक खरीद ली थी, तो मैं उस बुक के बारे में रिव्यू करूंगी। ठीक है, और उसका जो क्या कहते हैं उसे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से खरीद लेना आप। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में 16% पाया जाता है। वाटर, वाटर जो है वो 62% पाया जाता है, और फैट्स भी 16% ही पाया जाता है। और प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है, और ब्लड जो है किसी भी एक आम इंसान की जो अच्छा खासा खाता पीता हो, अच्छा खासा हेल्दी हो, तो 6 से 7 लीटर, उसमें 6 नहीं 5 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है एक अच्छे खासे इंसान में। तो देखिए वाटर जो है वो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम देखते हैं डायग्राम से, ये डायग्राम बच्चों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये थोड़ा सा एक से दो बार पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आरआरबी जेई में इस बार क्वेश्चन आया था। आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि गैसेस के बारे में था, ठीक है, गैसेस के बारे में, गैसेस सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी होती है पूछा गया था आरआरबीजे में, ठीक है। तो देखिए वहां पे ऑप्शंस इसी तरह से थे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चों ने जो है कार्बन मारा था, कार्बन जो है क्लिक किया था आंसर। क्यों ऐसा किया था उन्होंने? क्योंकि बच्चों ने ऐसा सोचा कि हम जो है कार्बन डेटिंग से अपनी जो अवशेष होते हैं वो कितने पुराने हैं, हम कार्बन डेटिंग से ही जान पाते हैं। तो सब बच्चों को क्या लगा कि हमारे बॉडी में कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए कार्बन, इतने 95% बच्चों ने क्लिक किया था कार्बन, लेकिन उसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। प्लीज ये जो है ये कॉलम एक से दो बार सिर्फ और सिर्फ याद करना तो दूर की बात है, इतना ज्यादा याद भी नहीं रहेगा, एक से दो बार पढ़ लीजिए, कोई ट्रिक लगा लीजिए, कोई कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन ये याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ना अडल्ट, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है, ठीक है। तो अडल्ट में जो है वो 206 बोन होती है, ठीक है, 206 बोन्स होती है। और जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनमें 300 प्लस बोन्स होती है। फिर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो जो बोन्स है जुड़ने लग जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि बच्चों की गर्दन गिर जाएगी, ऐसा कहते हैं ना, जब बच्चों को उठाया जाता है तो अच्छे से पकड़ो उनकी गर्दन गिर जाएगी। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे जो है बोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं बाद में, तो वो फिर गर्दन की जो है बोन्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे से जुड़ने लग जाती है, एंड देन फिर वो बहुत सारे बोन एक बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 206 बोन्स होते हैं एक अडल्ट में, ठीक है, याद रखेंगे ये। Which of the following post is not mentioned in the Constitution of India? Constitution of India में कौन सी पोस्ट जो है ये क्या कहते हैं उसे मेंशन नहीं की गई? देखो, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये मेंशन की गई है, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा ये भी की गई, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देखिए चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का, मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। द डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली ये भी बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा नहीं गया है, इस पोस्ट के बारे में लिखा नहीं गया है। और एक ही थे डिप्टी स्पीकर, देखो फर्स्ट एंड लास्ट डिप्टी स्पीकर थे इंडिया के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनकी जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की जो लंबी सी लंबी स्टैचू है वो नर्मदा रिवर के किनारे गुजरात में है, ठीक है, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुझे जल्दी जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक 10-15 मिनट के वीडियोस में मुझे कवर करने हैं। आप लोग क्या कर सकते हो ना कि इसकी स्पीड कम करके भी सुन सकते हो, ठीक है। Who presided over the joint sitting of लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, ठीक है, उसे बुलाने का अधिकार किसी और को होता है और उस मीटिंग को प्रिसाइड करने का अधिकार किसी और को होता है। कैसे? देखिए स्कूल है, स्कूल में सारे के सारे क्लासेस की जो है क्लासेस की मीटिंग बुलाने का अधिकार किसे होता है? हेडमास्टर को होता है, ठीक है। हेडमास्टर ने मीटिंग बुला ली क्या, लेकिन हेडमास्टर एंकर बन के हर एक ऐसा करेगा क्या कि चलो अभी जो वाइस हेड है उनकी स्वागत किया जाए, फिर हर एक क्लास टीचर का स्वागत किया जाए? ऐसे कभी देखा है आपने? हेडमास्टर सिर्फ जो है आपकी सब क्लासेस की मीटिंग बुलाते हैं, एंकर कोई और होता है। सेम विथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो प्रेसिडेंट को बुलाने का अधिकार होता है, ठीक है। बजट सेशन जब होता है तो राज्यसभा लोकसभा को ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन उसे प्रिसाइड करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को होता है। अगर लोकसभा के स्पीकर अब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर भी अब्सेंट हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ मतलब डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो भी नहीं कर सकते। चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? वो होते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से इनका बहुत महत्व होता है। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है, तो ये याद रखिए।
बहुत गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखिए इस तरह से स्कूल के सारे स्कूल की मीटिंग बुलाने का अधिकार हेडमास्टर को, लेकिन एंकरिंग कोई और करता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो पणजी में लोकेटेड है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट जहां जहां भी है, किसी भी मतलब फॉरेस्ट, जैसे देहरादून में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये इसका अपना तंबाकू का जो है वो आंध्रा में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कॉटन इंस्टीट्यूट जो गुजरात में है, उलन का जो है राजस्थान में है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट आपको याद कर लेने, ठीक है। तो उसकी लिस्ट आपको दे दूंगी मैं, ठीक है, एक आधे कोई क्लासेस में उसकी लिस्ट दे दूंगी, लेकिन आपको याद करना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिशिंग पोर्ट ऑफ टुटिकोरिन, ठीक है, द फिशिंग पोर्ट ऑफ टुटिकोरिन इज लोकेटेड एट। तो टुटिकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में होगा। तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप, ये पेनिसुलर, पेनिसुलर का मतलब क्या होता है? तीन भी साइड से कोई लैंड अगर तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे पेनिसुला कहते हैं। तो इंडिया का देखो, ये साइड से भी है, ये साइड से भी है, और ये साइड से भी पानी है, तो ये पेनिसुलर इंडिया बन जाता है। तो ये साइड में वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, और इस साइड में ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट का यहाँ तक का पॉइंट जो है तमिलनाडु तक का, तमिलनाडु के बाद में उड़ीसा का है तो उसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और तमिलनाडु के नीचे, तमिलनाडु से लेके ये पूरा जो है वहाँ का जो है उसे कोरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। फिर से ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, इससे कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ का पूरा ये नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। इधर यहाँ पे महाराष्ट्र से लेके थोड़ा सा कर्नाटक तक कोकण कहते हैं, और नीचे जो होता है वो मालाबार कोस्ट होता है जो केरला में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनता है? कोरमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरमंडल और नॉर्दर्न सरकार कहाँ पे आते हैं? ईस्टर्न घाट, है ना, ईस्टर्न घाट। और कोकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट कहाँ पे आते हैं? वेस्टर्न घाट, है ना। ये इस तरह से याद रखिए आप। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, and please keep revising. Thank you.